हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हेक्सागन न्यूट्रिशंस का जो आईपीओ है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख 9 जून को लास्ट दिन है। तो फाइनल अपडेट जानेंगे कि भाई अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो रखी है, मार्केट के अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गया कि अब क्या करें, अप्लाई करें या नहीं करें, रिस्क लें या नहीं लें। तो वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा सीएमआर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह भी आज आने वाला है। हो सकता है कि जो वीडियो लाइव हो तब तक हमें अलॉटमेंट स्टेटस भी देखने को मिल जाए। तो सारा अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली है। लगभग जो सारे इंडेक्स है, जो भी बड़े बड़े इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो है यूएस मार्केट के अंदर गिरावट हुई। इस कारण क्या है कि इंडियन मार्केट पर भी हमें असर देखने को मिला है। तो अभी वहां क्या हुआ कि भी जॉब्स की जो डेटाज हैं वो स्ट्रांग आए। अब देखिए, जॉब्स के डेटा स्ट्रांग आते हैं तो वहां के लोगों के लिए तो अच्छा है कि भाई रोजगार जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अब जॉब्स के डेटा जब स्ट्रांग आते हैं तब इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। इकोनॉमी स्ट्रांग हुई तो क्या है कि फेडरल रिजर्व का ये रहता है कि भाई उस टाइम वो रेट कट नहीं करते। रेट कब करते हैं कि भाई सस्ता लोन किसी को देना हो, मार्केट में पैसा बूस्ट करना हो, पैसा डालना हो तब। तो अब क्या है कि अब इकोनॉमी तो स्ट्रांग है तो रेट कट करने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रेट तो अब कट नहीं होगी। उसके अलावा हो सकता है आने वाले टाइम में रेट बढ़ जाए, जो रिजर्व रेट है वो बढ़ सकती है। तो इसके कारण क्या है कि लोन महंगा मिलेगा। तो ये जो टेक कंपनियां वगैरह है उनके लिए ये क्या है कि लोन महंगा पड़ना ये थोड़ा नुकसानदायक है। इस कारण क्या है कि मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मार्केट हमें यूएस के मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो ये क्या है कि फ्यूचर की पैनिक के कारण क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिली यूएस मार्केट के अंदर। और जब यूएस मार्केट के अंदर गिरावट हुई तो एशियन मार्केट पर भी इंपैक्ट देखने को मिला, एशियन मार्केट पर भी इंपैक्ट हुआ, इंडियन मार्केट पर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिला है। तब आपका सवाल ये होगा कि क्या ये गिरावट लगातार रहेगी? तो ये गिरावट टेम्परेरी है, लगातार नहीं रहेगी। एक दो दिनों के अंदर वापस मार्केट संभल जाएगा। तो 10 तारीख को जैसे सीएमआर आईपीओ की लिस्टिंग है तब तक मुझे लगता है मार्केट संभल सकता है, ठीक है। उसके अलावा हेक्सागन आईपीओ की लिस्टिंग अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो हो सकता है तब तक मार्केट थोड़ा सही स्थिति के अंदर आ जाए। बाकी देखिए, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, एफआईएस की सेलिंग, ये चीज़ें लगातार बरकरार है। यूएस ईरान की वॉर ये तो लगातार चल ही रही है। ये चीज़ें कोई नई नहीं है। कोई चीज़ नई आती है तब क्या आती है कि मार्केट उस पर थोड़ा रिएक्ट करता है। तो अभी ये यूएस का जॉब का डेटा आया, इस कारण मार्केट ने रिएक्ट किया। एक दो दिन असर रहेगा, उसके बाद मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। बाकी हाँ, मार्केट अगर और ज़्यादा कुछ पैनिक वाली सिचुएशन रही है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है थोड़ा आईपीओ की लिस्टिंग पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये रिस्क मैनेज करते हुए हमें चलना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि भाई आप अगर ज़्यादा लॉट अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क मैनेज करते हुए चलिए। जैसे मुझे बिग एचएनआई वगैरह के अंदर भी अप्लाई करना था तो मैंने स्मॉल एचएनआई के अंदर किया, बिग एचएनआई का थोड़ा रिस्क कम लिया, इस तरह से। बाकी एफआईएस की तरफ से आप 5500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है हमें, ठीक है। ये तो लगातार बरकरार है एफआईएस की सेलिंग। एफआईएस जब बाई करेंगे तब थोड़ा कुछ असर देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। फिर ये हो गई बात मार्केट की। अब दोस्तों बात करें आईपीओस की, उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे, कोई भी अपडेट मिस ना हो। और लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे फेक और फ्रॉड चैनल्स है, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, सीएमआर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज आने वाला है। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर जिसको मिलता है, ये लॉटरी टाइप ही होगा कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको अलॉटमेंट वगैरह मिलेगा। तो अच्छी बात है, आप लोगों ने अप्लाई किया है, आप लोग वेट कर रहे हैं। आज इसका अलॉटमेंट स्टेटस भी आ जाएगा। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक आ जाए, की फिनटेक की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जनरली 7 से 8 बजे के बीच में आता है। हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए तो 12 भी बज जाती है, कभी अगले दिन भी आ जाता है, बट उम्मीद है कि ये टाइम पर आ जाएगा, ठीक है। जीएमपी इसकी करीब 30% बता रही है, 60 रुपए पर शेयर। इसकी जीएमपी में गिरावट देखने को नहीं मिली है, बट जीएमपी अंदाजा इसके भरोसे नहीं रहना है, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि इतनी ही रहेगी। ये सिर्फ डिमांड है, डिमांड सप्लाई है। जो भी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये चीज कोई भरोसे नहीं रहना है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, अंदाजे के लिए हम जान रहे हैं कि अभी ये जीएमपी चल रही है। कई इसकी जीएमपी 35% तक भी बता रही है, जो डिमांड है वो। बाकी इसकी लिस्टिंग 10 जून को है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे मेन सवाल ये आता है कि हेक्सागन आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फाइनल अपडेट क्या है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, तब क्या करना चाहिए। तो अब देखिए, सबसे पहले 2 दिन के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो कितना मिला है, तो 4 गुना, 4.5 गुना से ऊपर ये सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़ दे तो बाकी सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबी पोर्शन आखिरी दिन जनरली सब्सक्राइब करते हैं, तो कल की तारीख में हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल ही जाएगा। और क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन भी उससे भी काफ़ी हद तक अंदाजा आ जाएगा। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास जो सब्सक्रिप्शन आएगा उससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या डिमांड है या नहीं है। तो ये भी थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1:30-2 बजे तक आप वेट कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। बाकी उम्मीद है कि इसके अंदर एक ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल 400 करोड़ रुपए से ऊपर लग चुके हैं इस आईपीओ पर अभी तक।
एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा। तो देखिए सब्सक्रिप्शन के मामले में मैं पूरा एक पॉइंट देना चाहूंगा, जो हम जनरली हमारे नॉलेज जैस पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। तो सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट। जीएमपी देखिए इसकी शुरुआत में 30% 20% ऐसे चल रही थी ऊपर नीचे, अभी 15% के आसपास जीएमपी में गिरावट हुई है। मैंने आपको कहा अभी तक जीएमपी के भरोसे मत रहिएगा, लगभग अभी 8 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। तो जीएमपी की ब्लफ में फंसे ना। बट एक चीज है कि इसके बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं, जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ऑन पेपर ये अच्छी कंपनी नजर आ रही है। इस हिसाब से लग रहा है क्योंकि ज्यादा विशेष रिस्क नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हाई रिस्क वाली कंपनी नहीं है कि भाई जीएमपी के डेटा पूरे फेक हो, ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो जीएमपी के मामले में मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि 20% होता है तो मैं पूरा 1 पॉइंट देता हूं। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। तो पीई वाइज, प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस फेयर नजर आती है, हमने देखा भी है, तो पूरा उसके अंदर 1 पॉइंट। फिर एंकर लिस्ट देखिए छोटे इश्यू साइज के हिसाब से ज्यादा कोई इतनी खास आई नहीं है, बिलो एवरेज है। एक बंधन म्यूचुअल फंड बड़ा नाम है, उसके अलावा 2-3 और एंकर इन्वेस्टर्स हैं। अपन 0 से लेकर आधा पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। किसी को लगता है कि भाई ये आधा पॉइंट डिजर्व करता है तो आधा पॉइंट भी, किसी को लगता है नहीं करता डिजर्व तो 0 पॉइंट भी, ठीक है। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 में से इसके लगभग बनते हैं, अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर 0 पॉइंट देते हैं तो 2.5 पॉइंट बनते हैं। अगर एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर अगर हम आधा पॉइंट देते हैं तो 3 पॉइंट बनते हैं। तो भी क्या है कि ये न्यूट्रल से ऊपर रेटिंग है, मतलब रिस्क फ्री रेटिंग बन रही है। मान लो हम जीएमपी का पॉइंट भी हटा दें, जो आधा पॉइंट दिया है, तो भी कितना पॉइंट बनता है? मिनिमम 2, मतलब न्यूट्रल रेटिंग, मतलब रिस्क वाली रेटिंग इसके अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब बाकी पैरामीटर्स इसके अच्छे हैं, वैल्यूएशंस वगैरह हमें अच्छी देखने को मिल रही है, सब्सक्रिप्शन वगैरह ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके कारण क्या है कि थोड़ा इसको बैलेंस मिल जाता है। जीएमपी भी हटा दी, एंकर लिस्ट भी हटा दी, तो भी इसके 2 पॉइंट बन रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई, मतलब ज्यादा इतनी हाई रिस्क वाली कंपनी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट खराब नहीं रहा, मार्केट अच्छा रहा, तो ये ज्यादा निराश नहीं करना चाहिए। बाकी हमें रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। जैसे हम कोई 5 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, आपको अप्लाई करने की भी इच्छा हो तो 3 लॉट कीजिए, 4 कीजिए, थोड़ा मतलब अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलिए। किसी चीज़ का भरोसा नहीं है मार्केट के अंदर, है ना। कोई भी चीज़ भी हम नहीं रह सकते कि भाई हाँ 100% आंख बंद करके चली जाइए, तो ये नहीं है। कंपनी अच्छी, उसके अनुसार हम क्या है कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखा जाए तो इसका सेक्टर वगैरह ठीक है, न्यूट्रिशन सेक्टर, अभी लिस्टेड कंपनियों में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट सेक्टर के अंदर काफ़ी छोटी कंपनी है अभी ये। वैल्यूएशंस अच्छी है, रीजनेबल लेके आए हैं, पीई वाइज, प्राइस टू बुक वाइज, ये सबसे अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स वगैरह बढ़ रहे हैं, डेट कंट्रोल के अंदर है, डेट है तो सही बट कंट्रोल के अंदर है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष मुझे कुछ लगा नहीं कि भाई कोई हाई रिस्क ऐसा कोई नेगेटिव लगा नहीं। एक चीज नेगेटिव लगी कि छोटा मार्केट गैप है, तो थोड़ा उसके साथ रिस्क बना हुआ रहता है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। बाकी आरओई वगैरह ही थोड़ी सी कम है, इन पर थोड़ा कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई जो इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस वगैरह ये सारी चीजें अगर देखते हैं उस हिसाब से कंपनी परफेक्ट नजर आती है, ऑन पेपर अच्छी है। अब पीछे इन्होंने कैसी सीए से जो भी बनाई है फाइनेंशियल बैलेंस उसका मुझे नहीं पता। ऑन पेपर जो हमने आरएचपी में देखा, जो फाइनेंशियल्स वगैरह, उस हिसाब से ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। मतलब कोई ज्यादा रिस्क नजर नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, एक चीज हमने ये भी कहा था कि भाई जो सेक्टर है वो सीएमआर का थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया है, इसका थोड़ा सा आप सेकंड नंबर पर ले सकते हो। खराब नहीं है इसका सेक्टर, ये अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग नहीं है, छोटी कंपनी है, ये चीजें हैं। बाकी ये था अपडेट। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पर्सनली आप मुझे पूछेंगे, मेरा इरादा है, मेरा सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से इरादा है। मैं भी अपनी रिस्क मैनेज करते हुए चलूंगा, ज़्यादा लॉट नहीं, नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के अंदर सोचूंगा। बाकी मुझे देख के आप कोई भी डिसीजन ना बनाए, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही आप डिसीजन बनाएं। तो ये थे दोस्तों आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।